स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, अपन राजस्थान पॉलिटी पे पर चर्चा कर रहे थे। राजस्थान पॉलिटी पे परिचर्चा कर रहे थे और राजस्थान पॉलिटी की यदि बात करें तो हमने विधानमंडल टॉपिक पढ़ रहे थे और विधानमंडल टॉपिक के बहुत सारे लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं और ये अंतिम पड़ाव है अपना विधानमंडल टॉपिक का। और ये विधानमंडल टॉपिक के अंतिम पड़ाव में हम आर्टिकल 200 तक पहुँच चुके थे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम आर्टिकल 200 तक पहुँच चुके थे और आज ये अंतिम पड़ाव है विधानमंडल का। 213 तक पहुँचना है। 168 से लेके 213 तक राज्य के विधानमंडल का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। चलिए, स्वागत, अभिनंदन आपका। तो आज हम बात करेंगे, जैसे हमने कल कहा भी था आपको, आर्टिकल कल 197 पढ़ा था। 197 में साधारण विधेयक था, 198 में धन विधेयक की प्रक्रिया थी, 199 में धन विधेयक की परिभाषा थी और आर्टिकल 200 के बारे में मैंने ओरली बताया था। और आर्टिकल 200 अपन राज्यपाल के समय पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 200 अपन राज्यपाल के समय पढ़ चुके हैं। याद करो, राज्यपाल जब पढ़ाया था तो राज्यपाल की मैंने विधायी शक्तियां पढ़ाई थी, विधि बनाने की शक्तियां, उसमें आर्टिकल 200 अपन डिटेल से पढ़ा था। और जिन विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने आर्टिकल राज्यपाल नहीं पढ़ा, तो राज्यपाल जाके पढ़े कि वहाँ आर्टिकल मैंने 200 बहुत अच्छे से करवा रखा है। फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ आर्टिकल 200 में क्या है, ताकि आपका रिविजन हो जाए। आर्टिकल 200, इसमें 3 बातों का उल्लेख है। कितनी बातों का? 3 बातों का उल्लेख है। पहला, राज्यपाल की विधि बनाने की, विधि यानी कानून बनाने की शक्ति। राज्यपाल की विधि बनाने की शक्ति। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। तो हम बात कर रहे थे कि हमने अभी चर्चा की थी कि बताओ, कोई भी विधेयक कच्चा प्रारूप होता है, वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक जो है वो अधिनियम या कानून का रूप लेता है। तो कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। तो रहिए, राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति किस आर्टिकल में? 200 में। किसमें बताओ? 200 में। इसके अलावा क्या लिखा है इसमें आर्टिकल 200 में? राज्यपाल का वीटो पावर। राज्यपाल का वीटो पावर। वीटो वैसे लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निषेध या मना करना। निषेध या मना करना। तो राज्यपाल के पास 2 प्रकार का वीटो होता है। राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटाता है, उसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। राज्यपाल अनुमति देने से मना कर सकता है, इसको बोलते हैं आंतरिक वीटो। राज्यपाल के पास 2 प्रकार का वीटो होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो होता है। राष्ट्रपति के पास एक अलग वीटो होता है, पॉकेट वीटो, जिसको जैबी निषेध भी कहा जाता है। तो राज्यपाल का वीटो पावर भी किस आर्टिकल में? 200 में। इसी आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 200 में, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु तो आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। तो राज्यपाल के पास यदि कोई विधेयक आता है तो वो उसको राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रख सकता है। और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये बात पूछी गई है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रख लेता है, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख लेता है। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 200 में। किसमें बताओ? अनुच्छेद 200 में। तो अनुच्छेद 200 में ये 3 बातों का उल्लेख है और ये अपन अनुच्छेद 200 डिटेल से पढ़ चुके हैं। जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, ठीक है, कौन कौन सा विधेयक? ऐसा विधेयक जो हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी करता है, ऐसा विधेयक जो नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध हो, ऐसा विधेयक जो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित हो, ठीक है, ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का है, उनको वो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। और राष्ट्रपति जब वापस प्रत्युत्तर देता है, राष्ट्रपति जब वापस जवाब देता है, वो आर्टिकल 201 के तहत देता है। राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु रखेगा वो 200 में, और राष्ट्रपति जब वापस जवाब देता है तो वह है 201 में। किसमें बताओ? 200 में। तो आर्टिकल 200 समझ में आ गया आपको? इसमें 3 बातें कि नहीं? 3। और जिनको फिर भी समझ में नहीं आए तो मैंने राज्यपाल में इसको डिटेल से पढ़ाया। राज्यपाल जब टॉपिक पढ़ाया था उसमें डिटेल से बताया। तो 200 के बाद 201। 201 में क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला प्रत्युत्तर। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला
वाला प्रत्युत्तर, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला प्रत्युत्तर। देखिए, राष्ट्रपति जब वापस जवाब देता है, जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति तो रखता है वो 200 में, आर्टिकल 200 में, और राष्ट्रपति जब उसका वापस जवाब देगा, प्रत्युत्तर देगा वो आर्टिकल 201 में। किसमें? आर्टिकल 201 में। फिर आर्टिकल 202, 202, 203, 204, 205 और 206, ये सारे आर्टिकल आपको एक ही कंसेप्ट पे टिके हुए हैं। यदि ये कंसेप्ट आ गया बजट कैसे बनता है तो ये सारे आर्टिकल याद हो गए। कैसे? मैं आपको आपका एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं। कैसे? मान लीजिए घर के बजट, वैसे बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है, उसकी जगह मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। अब मान लीजिए घर में 5 मेंबर है। घर में कितने? 5 मेंबर है। ठीक है। 5 मेंबर, घर में कितने मेंबर बताओ? 5 मेंबर है, या 3 2 5 6 7 मान लो। घर में 7 मेंबर है। 7 मेंबर कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं? 7 मेंबर टोटल कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, कितना इनकी इनकम है और कितना इनका एक्सपेंडिचर है, उसी का जो आपको पता है विवरण है, उसका ब्यौरा है, उसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। वर्ष भर में कितना इनकम होती है और कितना एक्सपेंडिचर होता है, उसी का जो विवरण होता है उसको क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। तो बजट किसमें? राज्य का बजट। किसका बजट? केंद्र का बजट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट तो आपको पता है आर्टिकल 112 में, ये राज्य का बजट पढ़ रहे हैं हम, राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। बजट वैसे शब्द में संविधान में उल्लेख नहीं है, इसकी जगह मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट की जगह कौन सा वर्ड मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। तो राज्य का बजट, राज्य का बजट, राज्य का बजट किसमें? आर्टिकल 200 में। ठीक है। अब देखिए बजट बनता कैसे है? बजट में सब आप घर का मांग रखते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए। मान लीजिए गृह मंत्रालय कह रहा है कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, शिक्षा मंत्रालय कह रहा है मुझे भी 10 करोड़ चाहिए, इसी प्रकार पंचायत राज विभाग कह रहा है मुझे भी 10 करोड़ चाहिए। ठीक है। और इसी प्रकार मान लीजिए वन विभाग कह रहा है हमें भी 10 करोड़ चाहिए, कार्मिक विभाग कह रहा है हमें भी 10 करोड़ चाहिए। तो ये जो मांग रखते हैं, ये जो मांग रखते हैं इसको बोलते हैं अनुदान की मांग। क्या बोलते हैं? अनुदान की मांग। कि बजट कैसे बनेगा? हर डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि आपको कितने कितने रुपयों की आवश्यकता है, अगले वित्तीय वर्ष में आपको कितने कितने रुपयों की आवश्यकता है और आपकी कितनी इनकम होगी। ठीक है। और कितना एक्सपेंडिचर होगा। तो लोगों से पैसे पूछा जाता है कि आपकी मांग क्या है, उसको बोलते हैं अनुदान की मांग। क्या बोलते हैं? अनुदान की मांग। अनुदान की मांग। घर का बजट कैसे बनता है? मान लीजिए घर का बजट कैसे बनता है? घर का बजट कैसे बनेगा? घर के जितने भी मेंबर हैं उनसे पूछा जाता है कि बताओ आप कितना कितने रुपयों की आवश्यकता है। मान लीजिए घर में 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, यानी अब 6 भाई बहन हैं। 4 और 6 दोनों, एक दिल्ली में, कोई जयपुर पढ़ता है, कोई दिल्ली पढ़ता है, कोई आपको तो बॉम्बे पढ़ता है, अलग अलग जगह पढ़ते हैं। तो उनसे पूछा जाएगा कि आपको अगले साल कितने रुपयों की आवश्यकता है। तो जो मांगे जाके वो बोलेंगे हमें इतने रुपये की आवश्यकता है। मान लीजिए साइना ने कहा हमें सर आपको तो अगले साल के लिए 5 लाख की जरूरत है। कृष्णा ने कहा ठीक है कि हमें 8 लाख की जरूरत है। ठीक है। और इसी प्रकार अनीता ने कहा हमें 5 लाख की जरूरत है। ठीक है। नैना ने कहा हमें 12 लाख की जरूरत है। ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग आपने मांग रखी, उसको बोलते हैं अनुदान की मांग। अनुदान की मांग। और आपको मान लीजिए जितनी मांग रखी उतनी पारित कर दी, जितनी मांग रखी। यदि कम कर दे तो कटौती बोलते, कटौती प्रस्ताव। लेकिन जितनी मांग रखी उतनी पारित हो गई। तो अब पारित हो गई, घर वालों के सामने आपने जितनी जितनी पैसे की मांग रखी वो पूरी होगी। ठीक है। तो अब घर वाले क्या करेंगे? आपके अकाउंट में पैसे डलवाएंगे। ठीक है। कैश नहीं देंगे, घर वाले अकाउंट में पैसे डलवाएंगे और वो पैसे आप एटीएम के माध्यम से निकलवा लोगे। किसके माध्यम से? एटीएम। और जिसके माध्यम से निकलवाते हैं उस विधेयक को बोलते हैं विनियोग विधेयक। जिस विधेयक के माध्यम से निकलवाते हैं, जो एटीएम है ऐसा मान लो वो आपका विनियोग विधेयक है। सरकार यदि मांग पूरी कर लेती है तो हर विभाग को क्या मिलते हैं? पैसे। और हर विभाग पैसे निकालने के लिए एक विधेयक लाता है, उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपने घर वालों से मांग लिया, सबने 10 लाख रुपए मांगे। ठीक है। और कई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, मान लीजिए भी ऑनेस्टली एक एग्जांपल समझाऊं मैं आपको। मान लीजिए आप घर से बाहर रह रहे हैं, मान लीजिए किसी दूसरी सिटी में रह रहे हैं, किराए पे लेके रह रहे हैं, मकान पीजी में रह रहे हैं। ठीक है। और आप मंथली घर वाले से 10,000 रुपये मंगवाते हो। कई
कोई सा महीना ऐसा भी आता होगा, कई ऐसे महीने आते हैं, एक नहीं कई ऐसे महीने आते हैं जब वो 10,000 रुपये एक महीने से पहले ही खर्च हो जाते हैं, एक महीने से पहले ही खर्च होता है। हमने एक महीने के लिए मांगे उनसे, घर वालों ने एक महीने के लिए भेजे, लेकिन वो 25 तारीख को आते आते 20 तारीख को आते आते कई बार खर्च हो जाते हैं, कई बार अननेसेसरी खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको तो एक महीने से पहले ही आपको क्या होता है, खर्च हो जाते हैं। तो बताओ, यदि मान लीजिए कि आपके 10,000 रुपये भेजे और वो 20 तारीख को खर्च हो गए, महीने की 20 तारीख को खर्च हो गए, अभी भी 10 दिन बचे हैं, तो आप घर वालों को वापस टेलीफोन करोगे, फ़ोन करोगे कि डैडी 20 तारीख को ही पैसे आपको पॉकेट, आपको पता है वॉलेट आपको पता है, ठीक है, खाली हो गया, आप ऐसा करो थोड़े पैसे और बेचो। तो और पैसे मांग रहे हो आप, अतिरिक्त पैसे मांग रहे हो, उसको बोलते हैं अनुपूरक मांग। क्या बोलते हैं? अनुपूरक मांग, उसको बोलते हैं अनुपूरक मांग। सप्लीमेंट्री मांग, आप बताओ, जब एग्जाम में कॉपी बढ़ जाती थी तो सप्लीमेंट्री की कॉपी लेते थे, तो इसी प्रकार उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंड अनुपूरक मांग। क्या बोलते हैं? और उसको पूरक परीक्षा बोलते थे, याद करो। और कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है, कि पैसे ऐसी जगह खर्च हो जाते हैं जो अपन बता भी नहीं सकते पेरेंट्स को, अननेसेसरी, जिनका पहले से उल्लेख नहीं होता है। मान लीजिए आप ट्रीट दे दी किसी को, ठीक है, किसी पार्टी में चले गए, वहाँ पैसे खर्च हो गए, ठीक है, तो उनका पहले घर वालों को थोड़ी बताओगे। कुछ पार्टी घर वाले से छिपके भी आप करते हो, ठीक है, दोस्तों के साथ, उसमें भी पैसे खर्च हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आप घर वालों को थोड़ी बताओगे कि इसमें पैसे खर्च हो गए, ठीक है। तो ऐसी आपको ऐसा खर्चा जो पहले से डिसाइड नहीं है, ऐसा खर्चा जो पहले से डिसाइड नहीं है और वो खर्च हो जाता है, ठीक है, वो खर्चा हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपको होता है एक्स्ट्रा पैसे मंगवाना पड़ता है, अनुपूरक मांग, ठीक है। एक होता है लेखानुदान, अभी आरएस मेंस में पूछा है, लेखा दोनों, लेखानुदान, वोट एंड अकाउंट, ये क्या होता है? मान लीजिए आपके घर वाले कह रहे हैं कि मैं अगले महीने बाहर जाऊंगा, तो तुझे अगले महीने के पहले जो पैसे चाहिए वो एडवांस में अभी ले लो। आप अगले महीने हम घर से बाहर रहेंगे या हो सकता है कंट्री से बाहर रहेंगे, तो आपको अगले महीने के पैसे हम एडवांस में दे देते हैं। ये होता है जब चुनाव होता है, जिस साल चुनाव होता है उसमें पूरा बजट नहीं होता है, पूरा बजट नहीं आता है, ठीक है, केवल 2 महीने के लिए खर्चे के लिए बजट जारी किया जाता है, उसको बोलते हैं वोट एंड अकाउंट, लेखा अनुदान। जब चुनावी वर्ष होता है, जिस साल चुनाव होते हैं, यदि पूरा बजट आए तो जो सरकार होती है ना, मान लीजिए 2 महीने बाद चुनाव होने, मान लीजिए 2 महीने बाद क्या होने? चुनाव होने, 2 महीने बाद क्या होने? चुनाव होने, ठीक है। और यदि सरकार को कहें अभी बजट लाना है, तो सरकार चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणाएं करेगी, सारे वोट को बैंक को अपने फेवर में कर लेगी। तो जिस साल चुनाव होता है उसमें पूरा बजट नहीं लाके सिर्फ 2 महीने का बजट लाया जाता है, उसको बोलते हैं लेखानुदान। क्या बोलते हैं? लेखानुदान, वोट एंड अकाउंट, लेखानुदान। यदि ये आर्टिकल समझ में आ गया तो एक बार, नहीं समझ में आया तो वापस समझा देता हूं। बजट 202 में बजट कैसे बनता है? मांग रखते हैं, घर का प्रत्येक विभाग, घर का प्रत्येक कर्मचारी मांग रखता है कि हमें इतने इतने पैसे चाहिए, उसको बोलता है अनुदान की मांग, ठीक है। और जब वो मांग पूरी हो जाती है, मांग मान ली जाती है, तो घर वाले अकाउंट में पैसे डलवा देते हैं और वहां से फिर पैसे निकालने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। और मान लीजिए जो पैसे 1 महीने के लिए आपने या 1 साल के लिए आपके पास आए, वो 8 महीने में खत्म हो गए, ठीक है, या 7 महीने में खत्म हो गए, तो फिर वापस मांगोगे घर वालों से, तो उसको बोलते हैं अनुपूरक मांग, अनुपूरक, सप्लीमेंट्री, अनुपूरक। और जब घर वाले बाहर चले जाते हैं तो एडवांस में आपको देके चले जाते हैं, उसको बोलते हैं लेखानुदान। ये तो हो गई सामान्य उदाहरण। अब मैं इसमें लिखा हुआ क्या समझाता हूँ। बजट का उल्लेख इसमें 202 में, ठीक है। बजट कैसे बनता है? हर विभाग, डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट अपने अपने पैसे मांगता है। वित्त विभाग, गृह विभाग और इसी प्रकार रक्षा विभाग, ठीक है, सामाजिक विभाग, पंचायती राज विभाग, ये अपनी अपनी राशि मांगते हैं कि हमें इतने इतने चाहिए, उसको बोलते हैं अनुदान की मांग। और वो राशि जब स्वीकार हो जाती है, तो वो स्वीकार हो गई तो उनको पैसे मिलेंगे, तो वो विभाग पैसे निकालने के लिए एक विधेयक लेके आते हैं, उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। पैसे निकालने के लिए विधेयक लाया जाता है, उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। और वो पैसे 1 साल के लिए बजट होता है, 1 साल से पहले ही खर्च हो जाए वो पैसे, मान लीजिए किसी विभाग ने 1 साल से पहले ही वो पैसे खर्च कर दिए, तो फिर वो सरकार से वापस मांगेगा, उस मांग को बोलते हैं अनुपूरक मांग। क्या बोलते हैं? अनुपूरक, सप्लीमेंट्री मांग, ठीक है। और जिस साल चुनाव होता है उस समय पूरा बजट नहीं होगे, केवल 2 महीने का बजट होता है, उसको बोलते हैं लेखानुदान। क्या बोलते हैं? लेखानुदान। कितने विद्यार्थियों को ये आर्टिकल अब समझ में आ गए? पहले बजट, फिर मांगे रखेंगे, अनुदान की मांग। सर पेरेंट्स जा रहे हैं नेपाल घूमने, अब अनुपूरक मांग नहीं करनी। बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको तो अनुपूरक मांग क्या होती है? जब अनुपूरक मांग उसको बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, नेपाल घूमने जा रहे हैं तो फिर आपको लेखानुदान मांगना पड़ेगा, अनुपूरक नहीं, लेखानुदान मांगना पड़ेगा। अनुपूरक मांग तो होती है 1 महीने के लिए पैसे दिए आपको घर वालों ने आपको 1 महीने के लिए पैसे दिए और आपने 1 महीने पहले ही खर्च कर दिए। जैसे सरकार क्या करती है, सरकार में अलग अलग विभाग होते हैं। सरकार होती है वो हर विभाग को 1 साल के लिए पैसे देती है। मान लीजिए उसने गृह विभाग को 10 करोड़ रुपए दिए 1 साल के लिए, और गृह विभाग ने वो 8 महीने में खर्च कर दिए, फिर 4 महीने कैसे निकालेंगे? तो फिर सरकार से वो वापस मांगेगा, उस मांग को बोलते हैं अनुपूरक मांग।
मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको एग्जाम हॉल में एक कॉपी दी और एक कॉपी आपने 2.5 घंटे में भर दी, तो आधे घंटे बेटे बेटे क्या करोगे, तो वो आधे घंटे में एक और कॉपी लोगे, उसको बोलते हैं अनुपूरक, सप्लीमेंट्री। अब समझ आ गया अनुपूरक मांग क्या होती है, कि जितनी राशि दी जाती है वो समय से पहले खर्च हो जाती है, तो वापस जब मांगते हैं तो उसको बोलते हैं अनुपूरक मांग, यानी पूरक मांग। क्लियर? तो ये सारे आर्टिकल आपको अब समझ में आगे होंगे एक एग्जाम्पल से। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 202, इसमें राज्य के बजट का उल्लेख है, इसमें राज्य के बजट का उल्लेख है, इसमें राज्य के बजट का उल्लेख है। वैसे बजट शब्द संविधान में नहीं मिलता, हम आम बालचाल के भाषा में बजट फ्रांसीसी भाषा के बूझे से बना, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, बजट सामान्य थे, बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं मिलता, बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं मिलता, संविधान में उल्लेख नहीं मिलता। नहीं मिलता। इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख मिलता है, इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख मिलता है, इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख मिलता है। इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख मिलता है। और बजट रखवाता कौन है? अभी राजस्थान सरकार ने 2022-23 का बजट पेश किया। कब पेश किया था? जल्दी से बताओ, देखें कब पेश किया था, कितने विद्यार्थी को याद है? प्रत्येक वर्ष राज्यपाल, प्रत्येक वर्ष राज्यपाल वित्त मंत्री के माध्यम से बजट रखवाता है, वित्त मंत्री के माध्यम से, प्रत्येक वर्ष राज्यपाल वित्त मंत्री के माध्यम से बजट रखवाता है। तो बजट रखवाता कौन है? राज्यपाल। किसके माध्यम से? वित्त मंत्री के माध्यम से बजट रखवाता है, राज्य वित्त मंत्री के माध्यम से। तो अभी राजस्थान में वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्रालय अशोक गहलोत जी के पास है। तो बजट किसने पेश किया? अशोक गहलोत जी ने 23 फरवरी को। कब किया था? राजस्थान का इस साल का बजट 23 फरवरी को पेश किया गया था। और कौन? वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री कौन? अभी हाँ, अभी समझेंगे, लिखा दो ना, आगे आ रहा है। ठीक है, तो वित्त मंत्री अशोक गहलोत जी, इन्हीं के पास वित्त मंत्रालय अभी। चलिए, तो ये था बजट का उल्लेख आर्टिकल 202 में, राज्य का बजट। 203 में अनुदान की मांगे, कि आपको कितने कितने रुपयों की आवश्यकता आप मांग करोगे। सरकार में अलग अलग विभाग होते हैं, सरकार में अलग अलग क्या होते हैं? विभाग होते हैं, और वो पैसों की मांग करते हैं, उसको बोलते हैं अनुदान की मांग। उसको क्या बोलते हैं? अनुदान की मांग। ठीक है, तो किस विभाग को कितने कितने रुपए की आवश्यकता है, वो पैसे मांगते हैं सरकार से कि हमें इस साल अगले साल खर्चों के लिए इतना चाहिए, तो उसको बोलते हैं अनुदान की मांग, अनुदान की मांग। ठीक है, यदि ये पारित नहीं होती है तो सरकार गिर जाती है। यदि अनुदान की मांग पूरी नहीं होती है तो सरकार को क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, और अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाती है। अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश, यानी अनुदान की मांग लाने के लिए राज्यपाल से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, राज्यपाल से पहले सिफारिश करवानी पड़ती है, राज्यपाल की सिफारिश पर। तो अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है, पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब अनुदान की मांग की जाती है। और अनुदान की मांग पूरी नहीं हुई या पारित नहीं हुई तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने मांगा और वही नहीं मिला, सरकार को ही नहीं मिला, तो फिर सरकार का बहुमत नहीं है, इसके अलावा सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अनुदान की मांग पूरी नहीं होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। सर, मांग कौन रखते हैं? सरकार के विभाग रखते हैं,
और सरकार के विभाग ने कहा हमें इतना पैसे चाहिए और वही नहीं मिले तो इसका मतलब सरकार का बहुमत नहीं है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तीसरा अनुदान की मांग। अब मान लीजिए आपकी मांग पूरी हो गई, आपकी मांग क्या हो गई, पूरी, तो अब आप पैसे निकलवाओगे। मान लीजिए वित्त विभाग, गृह विभाग को कह दिया कि आपने 1000 करोड़ मांगे थे, वो 1000 करोड़ मिल गए, आपको मंजूरी दे दी, ठीक है। तो बताओ अब गृह विभाग उन पैसों को निकलवाएगा, तो निकलवाने के लिए कहां से निकलवाएगा, राज्य के संचित निधि से। तो राज्य के संचित निधि से पैसे निकालने के लिए एक विधेयक लाया जाता है, उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। क्या बोलते हैं, विनियोग विधेयक। इसको में विनियोग विधेयक का उल्लेख है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। विनियोग विधेयक का उल्लेख, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा भी जाता है। इसमें विनियोग विधेयक का उल्लेख है। जैसे सरकार घर वाले पैसे की अनुमति देते हैं कि बेटा जा अकाउंट में डलवा देंगे, तो अकाउंट से निकालने के लिए एटीएम की जरूरत होती है। इसी प्रकार सरकार जब अनुमति दे देती है किसी विभाग को, तो वो विभाग जब पैसे निकलवाता है तो उसके लिए एक विधेयक लेके आता है, उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। इसमें विनियोग विधेयक का उल्लेख है। विनियोग विधेयक क्या होता है, राज्य की संचित निधि से पैसे निकालने के लिए, राज्य की संचित निधि से पैसे निकालने के लिए, राज्य की संचित निधि से पैसे निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। तो राज्य की संचित निधि से पैसे निकालने के लिए कौन सा विधेयक लाया जाता है, विनियोग विधेयक लाया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए अब आपने पैसे निकलवा लिए और वो पैसे 1 साल के लिए थे और आपने उसको 8 महीने में खर्च कर दिए, 8 महीने में खर्च कर दिए, तो बचा और कितने महीने, 4 महीने खर्चे निकालने मुश्किल हो जाएंगे। तो फिर सरकार से वापस मांगोगे कि हमने आपसे जो 1 साल, आपने हमें जो 1 साल के लिए पैसे दिए थे वो 8 महीने में खर्च हो गए, ठीक है, तो हमें और पैसों की जरूरत है। उस मांग को बोलते हैं अनुपूरक मांग। क्या बोलते हैं, अनुपूरक मांग। अनुपूरक मांग, इसको अतिरिक्त मांग बोलते हैं, एक्स्ट्रा मांग थे अतिरिक्त। एक वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान की गई राशि, 1 साल के लिए, एक वित्तीय वर्ष के लिए जारी की गई राशि यदि समय से पूर्व समाप्त हो जाती है, समय से पूर्व खर्च हो जाती है, समय से पहले ही खर्च हो जाती है, समय से पूर्व खर्च हो जाती है, तो अनुपूरक मांग लाई जाती है, यानी एक्स्ट्रा मांग लाई जाती है। मान लीजिए घर वालों ने 1 महीने के लिए पैसे भेजे, वो 25 दिन में खर्च हो गए, तो बताओ जो 5 दिन के लिए पैसे मांगोगे उसको बोलते हैं अनुपूरक मांग रखी जाती है। तो एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 1 साल के लिए पैसे जारी किए और वो पहले ही, समय से पहले खर्च हो गए, तो पर जो मांग रखी जाती है उसको बोलते हैं अनुपूरक मांग, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है लेखा अनुदान, जो आप पूछ रहे हो। लेखा अनुदान क्या होता है, लेखा अनुदान, वोट एंड अकाउंट। जिस समय चुनावी वर्ष आता है, जिस साल चुनाव होने होते हैं, मान लीजिए आपके अप्रैल में चुनाव है, अप्रैल में चुनाव है और बजट मान लीजिए फरवरी में आता है। कब आता है, फरवरी में। तो मुझे बताओ अप्रैल में चुनाव है तो फरवरी में जो भी सरकार है वो पूरा बजट पेश नहीं करेगी 1 साल का, आगे आने वाले 1 साल के लिए बजट पेश नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि मान लीजिए अप्रैल में चुनाव और फरवरी में बजट पेश करना है, तो बताओ सरकार आपको पता है बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं करेगी कि हम महिलाओं को, आपको पता है, ठीक है, स्मार्टफोन देंगे, ठीक है, और लड़कों को, ठीक है, हम टैबलेट देंगे, ठीक है, और आपको पता है लड़कियों को आपको नेकलेस देंगे, ठीक है, महिलाओं को, ठीक है, भांति स्कूटी देंगे, भांति प्रकार की घोषणाएं करती है, क्योंकि सरकार को सत्ता में आना है, सरकार को सत्ता में आना है, ठीक है। तो मान लीजिए अप्रैल में चुनाव है, फरवरी में पूरे साल का बजट पेश करेगी सरकार, ठीक है, तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करेगी और चुनाव प्रभावित हो सकता है, इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, चुनाव प्रभावित हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक प्रावधान है
कि जिस साल चुनाव होते हैं, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, जिस साल चुनाव होते हैं उस साल पूरा बजट पेश नहीं किया जाकर केवल 2 महीने का बजट पेश किया जाता है जब तक चुनाव होने हैं। 2 महीने का बजट पेश किया जाता है और 1/6 भाग कुल बजट की राशि का 1/6 राशि, क्योंकि देखो 12 महीने में से 2 महीने का बजट पेश हो रहा है तो कुल राशि का 1/6 भाग ही आवंटित किया जाता है। उसको बोलते हैं लेखा अनुदान, वोट एंड अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब तक नई सरकार, देखो 2 अप्रैल में चुनाव होते हैं, जब तक नई सरकार होगी, जब तक क्या होगी, नई सरकार होगी, ठीक है। तो नई सरकार क्या करेगी, ठीक है, नई सरकार आएगी, उससे पहले खर्चे तो चलाने पड़ेंगे ना, तो खर्चे चलाने के लिए लेखा अनुदान लाया जाता है। तो बताओ जिस वर्ष इसमें लेके लेखा अनुदान का उल्लेख, तो ये कब लाया जाता है, वोट एंड अकाउंट कब लाया जाता है, चुनावी वर्ष के दौरान पूर्ण बजट नहीं लाकर। शायद अब आपको बजरंग जी समझ में आ गया होगा, भजनलाल जी, चुनावी वर्ष के दौरान जिस साल चुनाव होने होते हैं, 5 साल में एक बार होते हैं, चुनावी वर्ष के दौरान पूर्ण बजट ना लाकर 2 माह के लिए कुल राशि का 1/6, 2 माह के लिए लाएंगे तो कुल राशि का कितना लाएंगे, 1/6, कुल राशि का 1/6 लेखानुदान लाया जाता है। ये क्यों लाया जाता है, सरकार अपने खर्चों को पूरा कर सके, लेखानुदान लाया जाता है। तो जिस साल चुनाव होते हैं उस साल पूरा बजट नहीं होता है, पूरा बजट नहीं आकर 2 महीने के लिए बजट होता है और कुल राशि का 1/6 होता है, उसको बोलते हैं लेखानुदान। उसके बाद वित्त विधेयक, ध्यान रखना मैंने कहा था 3 विधेयक हैं जिनके संबंध में विधानमंडल को पावर है, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक। इनके संबंध में विधानमंडल को पावर है। संविधान संशोधन विधेयक है, उसके बारे में विधानमंडल को पावर नहीं है, वो संसद को है। किसको है, संसद को। तो संविधान संशोधन करने का काम संसद का है, विधानमंडल का कोई नहीं है। लेकिन विधानमंडल के पास 3 विधेयक होते हैं। हमने साधारण विधेयक पढ़ लिया, धन विधेयक पढ़ लिया और वित्त विधेयक। वित्त विधेयक की सारी प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान ही होती है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधारण विधेयक पढ़ लिया तो उसी के समान सारी वित्त विधेयक की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो इसमें वित्त विधेयक का उल्लेख है, इसमें वित्त विधेयक का उल्लेख है। जैसे साधारण विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो वित्त विधेयक को भी किसी भी सदन में लाया जाता है। इसकी प्रक्रिया सेम साधारण विधेयक के समान है जो हमने पहले पढ़ा था, तो इसमें वित्त विधेयक का उल्लेख है। तो अब देखिए 3 विधेयक होते हैं, तीनों के बारे में आपको आसानी समझ आ गया। साधारण विधेयक किसमें, 197 में है। धन विधेयक किसमें, 191 में धन विधेयक की प्रक्रिया है और 199 में धन विधेयक की परिभाषा है। तो ये धन विधेयक, ये साधारण विधेयक और ये वित्त विधेयक, तो तीनों विधेयकों का पता होना चाहिए कौन कौन से आर्टिकल में, कौन कौन से आर्टिकल, ये वित्त विधेयक, ये साधारण विधेयक और ये धन विधेयक। नेक्स्ट आर्टिकल है 208। अब जो मैं आर्टिकल बता रहा हूं वो पूछे नहीं जाते एग्जाम में, फिर भी आप देख लेना, 208 कोई नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। राज्य का विधानमंडल अपनी कार्यवाही का संचालन के लिए नियम बना सकता है। राज्य विधानमंडल अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए, विधानसभा की अपनी कार्यवाही होती है, प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, आधे घंटे की चर्चा होती है, तो वो अपनी कार्रवाई, विधानसभा को अपनी कार्रवाई कैसे चलानी उसके लिए वो खुद कानून बना सकती है। ये बात लिखिए, राज्य विधानमंडल अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए नियम बना सकती है, अपनी कार्यवाही के संचालन हेतु नियम बना सकती है। तो राज्य का विधानमंडल अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए नियम बना सकती है। तो राज्य का विधानमंडल अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए नियम बना सकता है, ठीक है, अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए नियम बना सकता है। कोई नहीं पूछेगा इस आर्टिकल को, आर्टिकल 209 भी कोई नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए ऐसा नहीं आप 168 से 213 तक सब कुछ याद करने बैठ जाओ, ठीक है, नहीं, ऐसे आर्टिकल नहीं पूछाता। फिर आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए लिखा देते हैं, आपको संतुष्टि हो जाती है कि हाँ सबने ये हमें आर्टिकल बता दिया, ठीक है। 209, राज्य विधानमंडल वित्तीय कार्रवाई के संबंध में नियम बना सकता है। राज्य विधानमंडल वित्तीय कार्रवाई के संबंध में नियम बना सकता है। वित्तीय कार्रवाई के संचालन हेतु नियम बना सकते हैं। तो राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्रवाई के संबंध में नियम बना सकता है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, लेकिन अब जो आर्टिकल है ये आपको याद होना चाहिए। 210
अब जो आर्टिकल ये बड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। क्या लिखा है? यदि कोई विधायक हिंदी और इंग्लिश में अपना गिरगिराहट कोनी रवे सर, हाँ क्या पूछना चाह रहे हैं आप बता दीजिएगा, समझ में नहीं आया मुझे। तो देखिए आर्टिकल 210 में लिखा है कि यदि कोई विधायक है, एमएलए है, वो हिंदी और इंग्लिश में अपना भाषण नहीं दे सकता, ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति लेके वो अपनी मातृभाषा में स्पीच दे सकता है। यदि मान लीजिए ऐसे कोई से विधायक है जो हिंदी और इंग्लिश नहीं बोल सकते, सिर्फ मारवाड़ी बोल सकते हैं, ढूंढाड़ी बोल सकते हैं, तो वो विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन लेके मातृभाषा में अपनी स्पीच दे सकते हैं। गिरगिराहट कोनी रे सर, समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हैं, पूछ वापस बता दीजिएगा। यदि कोई विधायक यानी एमएलए हिंदी या अंग्रेजी में अपना स्पीच नहीं दे सकता, अपना स्पीच यानी भाषण, अपना स्पीच यानी भाषण नहीं दे सकता, तो वह विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति लेकर, तो वह विधानसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी, तो वह विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति लेकर मातृभाषा में स्पीच दे सकता है, मातृभाषा में स्पीच दे सकता है। जो हिंदी और इंग्लिश नहीं बोल सकता वो विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति लेके मातृभाषा में अपनी स्पीच दे सकता है। बता देंगे हाँ कौन कौन से आपको याद करने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, कल आपको सारे आर्टिकल याद करने हैं, बस कल मैं पूछूंगा आपसे क्लास में सारे आर्टिकल याद करने हैं। 211 पढ़ लेते हैं। देखिए न्यायपालिका संबंधी विधानमंडल में टिप्पा टिप्पणी नहीं की जा सकती। न्यायपालिका संबंधी विधानमंडल में टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। इसका अर्थ क्या होता है अभी समझाएंगे। सेम इसका जस्ट उल्टा आर्टिकल है 212। विधानमंडल संबंधी न्यायपालिका में टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। तो हमने बात की, हाँ यदि कोई मैं बीच में आर्टिकल छोड़ देता तो ऐसा लगता है कि राहुल सर ने बीच में स्किप कर दिया, हो सकता है राहुल सर भूल गए होंगे, ठीक है जो भी है। अब हम बात करें आर्टिकल 211, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, न्यायपालिका संबंधी विधानमंडल में टिप्पा टिप्पणी नहीं की जा सकती। यानी किसी न्यायाधीश ने क्या निर्णय दिया है, गलत दिया है या सही दिया है, उसको लेके विधानसभा में आप चर्चा नहीं कर सकते। यानी न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं, तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं, तो न्यायपालिका में किसी न्यायाधीश ने कोई निर्णय दिया है उसको लेकर आप विधानसभा में उस पर चर्चा नहीं कर सकते। तो न्यायपालिका ने न्यायाधीश ने कोई निर्णय दिया उसको लेकर आप विधानसभा में टिप्पणी नहीं कर सकते। इसका जस्ट उल्टा लिखा है, विधानसभा में भी यदि कोई बात हुई है, विधानसभा ने कोई ऐसा कानून बना दिया, ठीक है, तो बताओ उसको लेकर आप न्यायपालिका में टिक्का टिप्पणी नहीं। मान लीजिए विधानसभा में जूते चप्पल फेंक दिए गए, ठीक है, बहस हो गई, वॉकआउट कर दिया, तो उसको न्यायपालिका में टिक्का टिप्पणी, दोनों को हाथ बांध रखें कि सरकार के तीनों स्वतंत्र होते हैं। तो न्यायपालिका संबंधी विधानमंडल में टिक्का टिप्पणी नहीं हो सकती, तो विधानमंडल संबंधी न्यायपालिका में टिक्का टिप्पणी नहीं हो सकती। ये 2 आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल, इसी के साथ ही अपना विधानमंडल क्या हो गया, समाप्त हो गया। आर्टिकल 213, और ये मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है। बताओ कहाँ पढ़ा है, राज्यपाल टॉपिक। कहाँ पढ़ा है, राज्यपाल में। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कुछ याद है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
राज्यपाल में मैंने इसको डिटेल से पढ़ाया है, 20 मिनट पढ़ाया है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति है। कैसे शक्ति बताओ? विधायी शक्ति है। और ये एक बार अध्यादेश जारी कर दिया तो अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह तक लागू रहता है और बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक लागू रहता है। ठीक है, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बताओ राज्यपाल टॉपिक पढ़ाया नहीं पढ़ाया? तो हमारा विधानमंडल कहाँ से शुरू होता है? तो हमारा विधानमंडल शुरू होता है 168 से, 168 से और कहाँ तक? 213 तक। 214 में आ जाता हाई कोर्ट, 214 से 237 तक यह आ जाता हाई कोर्ट। तो अगला टॉपिक रहेगा अपना हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 214 से 232 और फिर 200 आपको पता है 33 से 237 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो हम 213 तक पहुंच चुके हैं। कहाँ तक बताओ? 213 तक। अब बताओ विधानमंडल टॉपिक का कोई भी आर्टिकल मैंने नहीं छोड़ा है और सारे आर्टिकल आपको पूरा करवा दी। ठीक है, और इसको डिटेल से पढ़ना अध्यादेश को तो वो सेम ही चीज़ मैंने पढ़ा रखी है, तो इसको यहाँ पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये टॉपिक था अपना विधानमंडल जो पूरा कर लिया है। ठीक है, विधानमंडल टॉपिक अपना क्या हो गया पूरा। कल आपको सारे आर्टिकल याद करके आने। ठीक है, और सारे आर्टिकल याद करके आने में आपसे नाम लेके पूछूंगा आपसे कि अनीता बताएगी या साइना बताएगी या भजनलाल बताएंगे, सारे ये सर्वेश बताएंगे। एक तो ये आपको याद करके आना है। दूसरा, ठीक है, इसके क्वेश्चन जरूर जाके करना। ठीक है, इसके क्वेश्चन अभी विधानमंडल टॉपिक पूरा हुआ लेकिन इसकी प्रक्रिया नहीं है। प्रश्न काल क्या होता है, शून्य काल क्या होता है, तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, आधे घंटे की चर्चा क्या होती है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, ये पढ़ाने बाकी है। ये विधानसभा की प्रक्रिया होती है। हमने विधानसभा का आर्टिकल पढ़ लिए, विधानसभा की प्रक्रिया पर कल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।